हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तथास्तु ICS में। आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ, जो है वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट। आप सबने न्यूज़ चैनल्स में देखा ही होगा कि न्यूज़ में काफ़ी टाइम से 8 अगस्त से ये टॉपिक जो है वो चर्चाओं में है। पार्लियामेंट में बवाल मचा हुआ है कि कैसे अमेंडमेंट हो सकता है, क्या नहीं है। मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, इसका गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एंड जो संशोधन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। समझेंगे तमाम अमेंडमेंट्स के बारे में जो 1954 से लेकर अब तक हुए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और क्यों हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, इसका गठन क्यों हुआ और इसका काम क्या होता है। तो वक्फ एक इस्लामिक लॉ के तहत बनाया गया ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है, जिसमें प्रॉपर्टी को डोनेट करके उसका यूज पब्लिक या रिलीजियस पर्पसेस के लिए किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड का गठन 1950s और 1990s के दौरान इंडिया में एक ज़रूरत के रूप में समझा गया, जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद की कंडीशन से जुड़ी थी। पार्टीशन के बाद कई वक्फ प्रॉपर्टीज जो पहले से मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डेडिकेटेड की गई थी, उनका स्टेटस अनक्लियर हो गया। अब उनका स्टेटस अनक्लियर इसलिए हुआ क्योंकि पार्टीशन मुस्लिम पाकिस्तान में आ गए, वहाँ के जो हिंदू थे वो यहाँ आ गए। तो बहुत सी प्रॉपर्टीज को अबेंडन कर दिया गया और इनका मिसयूज और इलीगल इंक्रोचमेंट होने लगा। इस सिचुएशन को देखते हुए एक स्टैट्यूटरी बॉडी की जरूरत महसूस हुई जो इन वक्त प्रॉपर्टीज का सही मैनेजमेंट कर सके और मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए वक्फ एक्ट 1954 के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, जो 1990s तक कई रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट्स के साथ इवॉल्व होती रही। ये बोर्ड्स इंश्योर करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का यूज उनके इंटेंटेड रिलीजियस, एजुकेशनल और सोशल वेलफेयर पर्पसेस के लिए ही हो और उनकी प्रोटेक्शन और इंटीग्रिटी बनाकर रखी जा सके। वक्फ बोर्ड के काम को समझना बहुत जरूरी है। अब इनके काम की बात करते हैं कि आखिर इनके काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो पहला जो है वो है मेंटेनेंस और डेवलपमेंट। वक्फ प्रॉपर्टीज की जो मेंटेनेंस और डेवलपमेंट वक्फ बोर्ड के अंडर ही आती है। ये इंश्योर करता है कि ये प्रॉपर्टीज वैसे ही यूज हो जैसे कि वक्फ डीड में लिखा गया है। इसके अलावा दूसरी जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रेवेन्यू कलेक्शन। तो वक्फ प्रॉपर्टीज से आने वाले रेवेन्यू को कलेक्ट करना और उसका प्रॉपर यूज करना वक्फ बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तीसरा आता है अहम लीगल मैनेजमेंट। वक्फ प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें हैंडल करना और इलीगल इंक्रोचमेंट्स को रोकना भी बोर्ड का काम होता है। तो इंडिया में वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन 1954 में वक्फ एक्ट के तहत हुआ था, जो बाद में 1955 में वक्फ एक्ट को अमेंड करके अपडेट किया गया था। द वक्फ एक्ट 1954 वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट और उनके एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेट करता है। इसके तहत वक्फ बोर्ड्स का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था एंड दिस एक्ट हैज कम अप विथ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शंस। इसके बाद जो मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे वो हुए हैं द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत। अब इस अमेंडमेंट्स की बात करते हैं कि जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं वो क्या हैं और कैसे हुए हैं। तो जो पहला चेंज इस अमेंडमेंट के दौरान आया वो था सेक्शन 4 में वक्फ प्रॉपर्टीज का कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर करने का मैंडेट दिया गया। सेकंड जो चेंजेस था वो था सेक्शन 32 में वक्फ बोर्ड्स को ये पावर दिया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को लीज कर सके 30 साल तक के लिए बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के। तीसरा जो चेंज आया वो सेक्शन 40 में प्रोविजंस इंक्लूड किए गए फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स ऑन वक्फ प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं कि आजकल जो वक्फ बोर्ड के बारे में एक मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है उसका सब्जेक्ट क्या है, समझते हैं उसके एक्चुअली करंट इश्यूज क्या हैं, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। तो जैसे पहला है वो है मिसमैनेजमेंट और इलीगल इंक्रोचमेंट। तो एक बड़ा इशू ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का लार्ज स्केल मिसमैनेजमेंट हो रहा है। दूसरा, इलीगल इंक्रोचमेंट भी एक मेजर प्रॉब्लम है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वक्फ प्रॉपर्टीज की
टोटल लैंड एरिया इंडिया में अराउंड 6 लाख एकर्स है, जिसका इवैल्यूएशन 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अब आप समझ ही सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि वक्फ हैज बिकम द लैंड इंक्रोचमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द एंटायर कंट्री। तो अगर देश में लैंड एक्विजिशंस की बात करें तो वक्फ बोर्ड जो है वो टॉप 3 में आता है। पहले नंबर पे आता है इंडियन आर्मी, जिसने देश में सबसे ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाइड कर रखा है, विच इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। और सेकेंड नंबर पे इंडियन रेलवे ने जो देश का लैंड है वो एक्वायर कर रखा है। तीसरे नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड, जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इशू कहीं ना कहीं से इस बात पर भी उठता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी को लेकर भी कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड्स अपने पावर्स का मिसयूज करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इन्हें प्रॉपरली रेगुलेट ही नहीं कर पा रही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है वो है जुडिशियल इंटरवेंशंस। तो कई बार कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ता है, जैसे कि तेलंगाना का केस, जहां पर वक्फ बोर्ड ने लगभग 4000 एकड़ लैंड को अपने नाम पर डिक्लेयर कर दिया था, जो लेटर ऑन कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया। एक और मेजर इशू जो वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट रेज किया जा रहा है वो है इसका एलीज्ड वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और मल्टीपल आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले कंसर्न आर्टिकल 14 के अंडर आता है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज गारंटी करते हैं। वक्फ बोर्ड के डिसीजन को लेकर कई बार ये क्लेम किया गया है कि आर्बिट्री होते हैं और लोगों को बिना फेयर हियरिंग के ही इम्पैक्ट करते हैं, जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन है। आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को प्रोहिबिट करता है। उसके कॉन्टेक्स्ट में भी वक्फ बोर्ड के पावर्स को चैलेंज किया गया और कहा गया क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही होती है, इसीलिए इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 एज वेल। अब आर्टिकल 25 की बात करते हैं, 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है और उसके अंडर ये आर्ग्यूमेंट किया गया है कि वक्फ बोर्ड के इंटरफेरेंस से रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, स्पेशली जब उनका काम इम्प्रॉपरली मैनेज्ड होता है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में वक्फ बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन है वो एक डिबेट का टॉपिक है। मतलब अगर एक केस की बात करें तो इन द केस ऑफ अशरफी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के पावर्स को अपहोल्ड किया था, लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी कहा था कि इनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करना जरूरी है ताकि इनका जो है वो मिसयूज ना हो सके और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट ना जा पाए। एक और डेटा पॉइंट है जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2018 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने एडमिट किया था कि 70% वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इलीगल इंक्रोचमेंट के शिकार ही हैं और ये स्टैटिस्टिक्स वक्फ बोर्ड के फंक्शनिंग और मैनेजमेंट पर एक बड़ा सवाल पैदा करती हैं। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि मैनी ऑफ द वक्फ लैंड होल्डिंग गो एज फार बैक एज 1857, 77% ऑफ दिल्ली इज ऑन वक्फ लैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी 77% जो दिल्ली है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ लैंड पर हैं। आप सोच सकते हैं कि एक्चुअल में कितना बड़ा एरिया है ये। तो अब इन सब चैलेंजेस के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर किरण रिजिजू प्रेजेंटेड अ बिल टू अमेंड द वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 ऑन अगस्त 8 एंड तभी से ये कंट्रोवर्सी खबरों में है। तो अब बात करते हैं प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की कि आखिर अब सरकार जो नए अमेंडमेंट्स लाने की बात कर रही है वो हैं क्या, उनको डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हो सकते हैं एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। तो पहला जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। तो ये बिल करंट वक्फ के एक्ट में करीब 40 अमेंडमेंट्स लाने का प्लान करता है। इन अमेंडमेंट्स के तहत वक्फ बोर्ड्स को अपनी सारी प्रॉपर्टीज क्लेम करने के लिए मैंडेटरी वेरिफिकेशन से गुजरना ही पड़ेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी। इसके बाद आता है सेकंड नंबर, जेंडर डाइवर्सिटी। तो सेक्शन 9
और 14 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड किया जाएगा ताकि वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन और फंक्शनिंग में चेंजेस लाए जा सके। इसके तहत बोर्ड में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है रिवाइज्ड वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, कि जो नए वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए, जिससे डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके और मिसयूज प्रिवेंट किया जा सके। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में भी बात कर रहे हैं कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है कि वो इन प्रॉपर्टीज का ओवरसाइट करें। अब चौथा अमेंडमेंट, लिमिटेड पावर। ये अमेंडमेंट्स वक्फ बोर्ड के अनचेक्ड पावर्स के कंसर्न का जवाब देने के लिए लाई जा रही हैं। इन पावर्स की वजह से सिग्निफिकेंट लैंड को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है, जिससे डिस्प्यूट और मिसयूज क्लेम बढ़ने लगे हैं। अब एक एग्जाम्पल से बात लेते हैं। सितंबर 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने एक पूरे तिरुचेंदुरई विलेज को अपना क्लेम कर दिया, जो पैराडोमिनेंटली हिंदू पॉपुलेशन का है। ये एग्जाम्पल है कि कैसे अनचेक्ड पावर्स मिसयूज हो सकती हैं। अगला पॉइंट जो आता है वो है रिड्यूस्ड पावर्स। ये अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड्स की अथॉरिटी को लिमिट करते हैं, जिससे उनकी वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने की कैपेबिलिटी पर असर पड़ेगा। अगला जो अमेंडमेंट है वो है माइनॉरिटी राइट्स कंसर्न्स को लेकर। क्रिटिक्स का कहना है कि ये अमेंडमेंट्स मुस्लिम कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो इन प्रॉपर्टीज को रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज करती हैं। अगला पॉइंट आता है इंक्रीज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ओवरसाइट करने का आदेश दिया गया है, उससे ना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस को बढ़ावा दे सकता है वो। अगला पॉइंट है हैम्पर्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का वक्फ प्रॉपर्टीज के ओवरसाइट में इन्वॉल्वमेंट रिलीजियस ऑटोनोमी पर एक इंक्रोचमेंट के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर एक और कंसर्न की बात करें वो है पोटेंशियल डिस्प्यूट्स। तो नए वेरिफिकेशंस टेक्निक्स जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा डिस्प्यूट और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो अब ये बात तो हुई अमेंडमेंट्स के बारे में कि आखिर क्या प्रपोजल्स हैं, क्या क्रिटिक्स हैं, क्या उस चीज़ को लेके अगेंस्ट हैं, लोग क्यों हैं, क्या चैलेंजेस हैं, एवरीथिंग। अगर हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के, भारत में इतना बड़ा अमेंडमेंट होने वाला है, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, तो एक पॉइंट आता है कि हम क्यों ना अपने जो नेबर्स इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनसे कंपैरिजन करें कि आखिर वहाँ वक्फ बोर्ड को क्या पावर्स हैं और कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए एक छोटा सा एनालिसिस आपको कंपैरिजन पे देते हैं विद हमारी नेबर कंट्रीज़। पहली कंट्री की बात करते हैं सऊदी अरबिया। वहाँ वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के अंडर होता है और रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इनका फोकस जो मेजरली है वो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस पर ही होता है। अब इंडिया की कंपैरेटिवली बात करें तो इंडिया में वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो उसी रूप में काम कर रही है और उनके डिसीजंस पॉलिटिकल और लीगल स्क्रूटिनिटी के सब्जेक्ट हो सकते हैं। वहाँ ऑटोनोमी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर थोड़ा सा इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि अभी हमने जो अमेंडमेंट्स में डिस्कस किए हैं। तो ये भी देखा गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजंस को ओवरटर्न करने के लिए एक लंबा फाइनेंशियली ड्रेनिंग प्रोसेस हो सकता है। टर्की में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो मैनेजमेंट है वो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फाउंडेशंस के अंडर होता है। डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होता है। ये इंश्योर करता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, मैनेजमेंट हो और मिसयूज ना हो। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो मैनेजमेंट है वो इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अंडर होता है, जो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहाँ वक्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ जो है वो लार्जली रिलीजियस और पब्लिक वेलफेयर के लिए ही होता है और बोर्ड के डिसीजंस को जुडिशियली चैलेंज करना रिलेटिवली एक्सेसिबल है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज यहाँ भी होते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो मैनेजमेंट है वो बांग्लादेश
वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के कंट्रोल में है। यहाँ वक्फ बोर्ड्स की जो पावर्स हैं वो ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हैं और गवर्नमेंट का ओवरसाइट में होती हैं। इनका फोकस भी रिलीजियस और पब्लिक वेलफेयर पर्पसेस के लिए ही होता है, लेकिन लीगल चैलेंजेस और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को हैंडल करने में यहाँ भी डिफिकल्टीज आती हैं। तो अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं कुछ कुछ चीज़ें, बट कुछ कंट्रीज में सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ओवरऑल मिलीजुली सरकार सी हमारा वक्फ बोर्ड भी है कि हम सारी जगह से चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जो चीज़ें वहाँ भी हो रही हैं यहाँ भी हो रही हैं। देयर आर स्लाइटली डिफरेंसेस। तो दोस्तों, ये थी एक डिटेल्ड ओवरव्यू वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, अमेंडमेंट्स और करंट कंट्रोवर्सीज के बारे में। हमने समझा कि वक्फ कैसे फॉर्म हुआ और क्या क्या चीज़ें अभी चल रही हैं। बट ये टॉपिक यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना कि इसलिए कि ये रिलीजियस है, बट ऑल्सो इट्स लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को भी ये कवर करता है। सो कीप लर्निंग विद अस, कीप वॉचिंग अस फॉर मोर अपडेट्स एंड एंजॉय।